हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वैसे तो थ्योरेटिकल हैं आपको पता है और हर बुक में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन कुछ थ्योरी की डेप्थ में नॉलेज हम लेंगे। उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सारी चीज़ें हम एक साथ कर लेंगे। तो इसमें जो पहला है वो है गैलीलियो का, जो हमारे गैलीलियो वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सिंगल इंक्लाइंड प्लेन के साथ और डबल इंक्लाइंड प्लेन के साथ। ठीक है, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल अगर मैं आपको बताऊं कि लॉज ऑफ मोशन की स्टार्ट कहाँ से हुई, तो उन्होंने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन में ऐसे ये सिंगल इंक्लाइंड प्लेन लिया उन्होंने, यहाँ पर एक बॉल ली, इस बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब छोड़ा, या आप बोल सकते हो इंक्लाइंड प्लेन में जब इसको ऐसे छोड़ा, तो नीचे को जैसे ही आ रही थी तो इसका जो स्लोप है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड इसकी इंक्रीज हुई। पहला तो उन्होंने ये देखा, और दूसरा उन्होंने क्या देखा, जब सेम बॉडी को उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन में अप कराया, ऊपर को भेजा, तो उन्होंने ये देखा कि अपवर्ड स्लोप क्या है, इस मोशन की जो स्पीड है वो अपवर्ड जाने की वजह से डिक्रीज हो रही है। फिर इन्होंने एक सीधी लाइन ली, स्ट्रेट लाइन ली, या बोल सकते हैं हम उसमें इंक्लाइनेशन कम रखा, कोई स्लोप नहीं रखा, बॉल यहाँ से मूव करी, तो देखा कि बॉल कांस्टेंट मोशन में मूव कर रही है। पहला एक्सपेरिमेंट ये किया। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें डबल इंक्लाइन प्लेन ली। तो डबल में कैसे करा, जैसे ये पहला केस था, यहाँ से बॉल छोड़ी तो देखा कि बॉल ऐसे होते हुए ऐसे चली गई। ठीक है, इनिशियल पोजीशन इधर थी, फाइनल पोजीशन ये थी। और सेकंड में उन्होंने अगेन वही इंक्लाइन प्लेन लिया, लेकिन इस केस में उन्होंने क्या किया, बॉल को सेम ऐसे ही भेजा। पहले वाले पे तो इंक्लाइन प्लेन में तुम्हारा यही पोजीशन ली, सेकंड तो दूसरी बार भी यही हुआ कि बॉडी यहाँ पहुँची, इसके बाद ऊपर पहुँच गई। ठीक है, तो सेकंड पहले केस में उन्होंने क्या किया, पहले केस में उन्होंने यहाँ से बॉल फेंकी तो बॉल यहाँ पहुँच गई। अगर फ्रिक्शन नहीं था तो सेम हाइट, जितनी हाइट ये थी बच्चों, उतनी ही हाइट यहाँ भी फेंकी। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो थोड़ा कम हाइट पे पहुँचेगी, लेकिन पहुँची। सेकेंड में उन्होंने इसका जो स्लोप है थोड़ा डिक्रीज किया, तो उन्होंने देखा कि इस सेम हाइट को जाने के लिए बॉल ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की। जैसे आप इसको डिक्रीज करोगे तो बॉल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके उस हाइट को पकड़ेगा। फ्रिक्शन की केस में थोड़ा बहुत कम हो सकती है हाइट। अब अगर उन्होंने उस प्लेन को बिल्कुल ही इंक्लाइन कर दिया, तो इसका मतलब है यहाँ से जो बॉल आई वो बिल्कुल कांस्टेंट मोशन में रही। तो यहाँ से उन्होंने अपना एक लॉ बनाया, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई भी बॉडी किसी स्पीड से किसी स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रही है, तो वो मोशन करती रहेगी, मूव होते रहेगी उसी स्पीड से। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो आप इसको लिख भी सकते हो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है आप लिख सकते हो। ये जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया जो था, पहले हमें गैलीली साहब दे चुके थे और एक्सपेरिमेंट से शो करा उन्होंने कि आप लिख सकते हैं इसको, इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और बॉडी विल कंटिन्यू मोशन विद सेम स्पीड इन अ सेम स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, वो चलते रहेगी सीधी लाइन में उसी स्पीड से जिससे आप फेंकोगे, कहाँ पर, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। सेकेंड बात, अब जो ये इनर्शिया टर्म है, ये हमारे गैलीलियो ने दिया पहली बार। तो इनर्शिया टर्म भी जो पहली बार यूज करा किसी ने, वो है हमारे गैलीलियो साहब।
अगर 1 नंबर में कभी भी कोई कंपटीशन में आता है कि इनर्शिया किसने दिया, तो वो हमारे गैलीलियो साहब ने दिया। अब इनर्शिया 3 तरह का हो सकता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इनर्शिया की मीनिंग क्या है? आप ये भी बोल सकते हो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया की जो बेसिक मीनिंग है वो है रेजिस्टेंस टू चेंज, किसी भी बॉडी में जो चेंज होने का अपोज कर रही है, ठीक है। तो अब वो चेंज किस में हो सकता है? वो 3 चीज़ें हो सकती हैं बच्चों। पहला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या हो सकता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा क्या हो सकता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। ये 3 हो सकते हैं, बेसिक मीनिंग है। आप किसी भी नोटबुक, किसी भी हेल्प बुक, किसी भी एनसीईआरटी में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में देख सकते हैं, आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, देखो आपने देखा होगा, इनका मतलब ये है इनर्शिया आपको रेस्ट में ही रखना चाह रहा है, डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसी में रखना चाह रहा है, और मोशन में है तो मोशन में ही रखना चाह रहा है। इन किसी में भी चेंज हो रहा है तो इनर्शिया उसका अपोज करेगा। जैसे सबसे बढ़िया एक एग्जांपल है बच्चों, जब आप छुट्टियों में या आप स्कूल से घर को जाते हो तो बस रुकी है, आप बस में चढ़े, तो अब आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो आप देखते होंगे आप आगे की तरफ झुकते होंगे थोड़ा, तो वो किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम रेस्ट का अपोज, मोशन का अपोज कर रहे हैं क्योंकि हम रेस्ट में होना चाहते हैं। वैसे ही आप इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर आपकी बस चल रही है और अचानक ब्रेक लगा दी ड्राइवर साहब ने, कोई बच्चा आ गया आगे से, तो क्या होगा? आप एकदम से कहाँ को जाएंगे? आप रुके हैं तो एकदम से आगे को जाएंगे। तो इसका मतलब है इनर्शिया ऑफ जो मोशन है, आप मोशन में ही रहना चाहते हैं, आप अपोज करेंगे उस रेस्ट का, इसलिए हम आगे जाते हैं, ठीक है। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में आप देखोगे, अगेन मैं बस का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई गाड़ी किसी मोड़ पे टर्न लेती है तो आप भी उसी तरफ झुकते हैं जैसे कि आप बस चला रहे हैं, ठीक है। पहले से मैं ये समझता था कि जो ड्राइवर है वो स्टाइल दिखा रहा है, लेकिन बाद में समझ में आया हम भी उसी साइड को जा रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो बच्चों, हैंडल पकड़ लो गाड़ी का कि मैं उधर को जाऊंगा या जाऊंगी ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? जैसे ही वो टर्न आएगा आप वहाँ खुद ब खुद चले जाओगे, समझ रहे हैं। तो आप इन तीनों चीज़ों में चेंज होने का अपोज करेंगे, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ मोशन। किसी भी बुक में आप उठा के देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो भी हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया जैसा ही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। जो भी मैंने आपको 3 इनर्शिया बताए हैं तो उन किसी में भी अगर कोई चेंज होगा तो हम उसका अपोज करेंगे। तो पहला लॉ क्या है बच्चों? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। इसका मतलब क्या है? कब तक रहना चाहेगी? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया आपके सामने डेफिनेशन। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? वो उसकी चेंज कर देगा स्टेट। मोशन को वो रेस्ट में ले आएगा और रेस्ट को मोशन में ले आएगा। तो अगर वो नहीं है तो आपका वो बॉडी उसी स्टेट में उसी स्पीड से मोशन करेगी। ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन है। अब इसमें आप देखिए, इस फर्स्ट लॉ में अगर आप देखें, अगर कोई बंदा, आप इसमें देखें कि इसमें लिखा है जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसके आप 3 पार्ट बना सकते हैं। क्या? फर्स्ट पार्ट बच्चों आप क्या बना सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट पार्ट में आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कोई भी बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या मोशन पे रहेगी, ठीक है। तो हम रेस्ट का अगर पार्ट एक बनाएं तो इसका मतलब पहला पार्ट कह रहा है अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू, या आप बोल सकते हो स्टेट ऑफ रेस्ट, अ बॉडी एट स्टेट ऑफ रेस्ट या
रेस्ट कंटिन्यू, वो रेस्ट ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव करने लग जाएगी। पहला पार्ट हम ये कह सकते हैं। अगर आप सेकंड पार्ट की तरफ घुसें तो सेकंड पार्ट अगर आप देखें डेफिनेशन में, उसमें क्या करा है, बॉडी इन मोशन कंटिन्यू, दैट मीन्स बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है, अगर आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट में ला सकते हैं। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तीसरी बात हमें ये कह रहा है कि बॉडी के पास क्या होगा, थर्ड पार्ट जो है, जो भी आपका सिस्टम है उसमें बॉडी क्या होगी, बॉडी एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो बॉडी के पास जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो आप देख सकते हैं जब बॉडी रेस्ट पे थी आपने फोर्स लगाया तो मोशन में आ गई, जब बॉडी आपकी मोशन में थी आपने अगेन फोर्स लगाया, कोई एक्सटर्नल लगा रहे हो तो आपकी रेस्ट पे आ गई। थर्ड कह रहा है कि आपका बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है, और कहाँ पे, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में आपकी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब है ये अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं कर सकती। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसी में मूव करेगी, अनलेस कब, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है ये तीनों पार्ट हमको क्या बता रहे हैं, ये हमें डिफाइन कर रहे हैं फोर्स, डिफाइन कंसेप्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में आ जाएगा कि विच लॉ ऑफ मोशंस डिफाइन कंसेप्ट ऑफ फोर्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन कंसेप्ट ऑफ फोर्स। देखो अब रेस्ट पे बॉडी है, आप फोर्स लगा रहे हैं, मोशन में ले आ रहे हैं। अगर मोशन है तो आप रेस्ट पे ले आ रहे हैं, डायरेक्शन में उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल एजेंसी है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो जो पहला लॉ है बच्चों, ये दो चीज़ें डिफाइन करता है। पहला करता है फोर्स को और दूसरा करता है इनर्शिया को। और मैं आपको बताऊं, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो आप मास से देख सकते हैं किसका कम है किसका ज़्यादा है। अब इसके एग्जाम्पल वेल नोन है, इसके एग्जाम्पल भी तीन तरह के हो सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के क्या हैं, देखो जरा, आप मान लो किसी घोड़े में, अगर घोड़े में बैठे हैं, ठीक है, या कोई राइडर है घोड़े में बैठा है, तो जैसे ही घोड़ा स्टार्ट करता है रनिंग को, जैसे ही घोड़ा स्टार्ट करेगा रनिंग को, तो जो राइडर है वो बैकवर्ड साइड को जाता है, थोड़ा सा गिर जैसा जाता है पीछे की साइड। तो हमारा यहाँ पे क्या था, हम रेस्ट पे रहना चाहते थे, लेकिन घोड़ा आगे की तरफ मोशन कर रहा है तो हम उसके अपोजिंग काम करेंगे, तो हम रेस्ट पे रहना चाहेंगे। जैसे आप बोल सकते हो, आपकी मम्मी कारपेट पे धूल होती है तो उसको टाँगती है पहले, फिर पीट देती है, तो आपको लगता है कि धूल बाहर आ गई। होता क्या बच्चों, जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो रेस्ट में रहना चाह रहे हैं, तो वो जब रेस्ट पे रहना चाह रहे हैं आप कारपेट को मोशन में डाल देते हो, तो वो अपनी जगह से फिर रेस्ट और मोशन की जो हमारी वो है, रेस्ट से मोशन में चले जाते हैं तो वो छूट जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके आप पेड़ों को हिलाते हैं तो फल गिर जाते हैं नीचे। अगर आपने कभी कोई पेड़ हिलाया है और उससे फल निकाले हैं नीचे, तो आपको क्या है, वो आपका फल रेस्ट पे रहना चाहता है, आपने टहनियों को मोशन में लगा दिया तो वो गिर जाता है। तो वैसे ही इनर्शिया मोशन में कह सकते हो, जैसे घोड़ा चल रहा है, अचानक रुक गया तो आप क्या हो गए, आप भी आगे की ओर आओगे। जैसे बस में बैठे हो, ठीक है, बस चल रही है, ब्रेक लगा दिए तो आप आगे की ओर आओगे। ठीक है, और और डायरेक्शन की क्या एग्जांपल होंगे, डायरेक्शन के ये होंगे, जैसे आप देखोगे कि जब भी कोई गाड़ी मुड़ रही है तो किनारों पे आप क्या होगे, टेंजेंशियली बाहर की तरफ आते हो। ठीक है, या आप देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम। देखो बच्चों, बेसिक जो मोमेंटम का है वो क्या है, ठीक है, जैसे आप देखते हैं किसी भी एक स्मॉल पीस ऑफ स्टोन को अगर किसी एक हाइट से आप एक ग्लास पेन पे फेंकते हैं
या एक ग्लास पे फेंकते हैं जो टेबल पे है आपका, ऊपर से आपने फेंका टेबल पे है, तो ब्रेक नहीं करेगा। आप बहुत कम दूरी से फेंकेंगे एक छोटा सा पत्थर का कंकड़, तो वो नहीं करेगा। लेकिन वहीं आप अगर एक हैवी स्टोन फेंकेंगे सेम हाइट पे और सेम जगह पे, तो आपका ग्लास ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल और हैवी स्टोन है उन दोनों की वेलोसिटी भी सेम थी, हाइट भी सेम थी, लेकिन जब वो गिरे उनका ग्लास पे इम्पैक्ट अलग अलग था। तो यहाँ से हम समझते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो अब मोमेंटम समझने के लिए आपका मोमेंटम है क्या, पहले वो देखते हैं। मोमेंटम, तो बच्चों जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम हमारा एक ऐसी क्वांटिटी, वैसे लोग क्या कहते हैं पता है, लोग कहते हैं मोमेंटम इज P इक्वल टू mv। लोग ये बोल देते हैं, लोग कह देते हैं P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लोग कह देते हैं इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कह देंगे इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम एज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, कुछ लोग ये भी बोल देते हैं मास इनटू वेलोसिटी। एक्चुअल में इसकी जो डेफिनेशन है मोमेंटम की वो ये है, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका जो मोशंस एक्वायर किया है, जो उसके आप बोल सकते हो एफर्ट या इफेक्ट ऑफ मोशन है, वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मोशन निकला है वो कितना है, उसका इम्पैक्ट कितना है, वो मोमेंटम है। ठीक है, नहीं कहते मोमेंटम आ जाएगा एक बार तो वो खेलने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मोमेंटम है ये हमारा एक टाइप से मोशन को डिफाइन करता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशंस किसी बॉडी के पास कितना है। ये सेकेंडरी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर आप देखें मोमेंटम, आप समझ गए होंगे, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय योर बॉडी, या आप बोल सकते हो आगे इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, इसकी जो डायमेंशन होगी आप निकाल सकते हो, मास की होती है वह यूनिट होती है केजी, मीटर में केजी, और वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर सेकेंड माइनस 1, और भी निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप मोमेंटम का वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचेंगे तो ये y इक्वल टू mx है, तो सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा जिसके लिए m क्या होगा, कांस्टेंट। अगर आप मोमेंटम और मास के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचेंगे, मोमेंटम और मास के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और वही आप वेलोसिटी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो आपका मोमेंटम कांस्टेंट। और ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक बार नीट या जेई में पूछा था। ठीक है, तो बच्चों अगर कोई दो बॉडी है जिसका मास दोनों का m है लेकिन वेलोसिटी v1 v2 है, तो यहाँ पर क्लियरली बात है जिस बंदे की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमारा जो बड़ा वाला स्टोन था, ठीक है, अब दोनों की वेलोसिटी सेम थी तो मास पे डिपेंड करेगा, समझ रहे। तो जो हैवी स्टोन था उसका मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो उसका मोशन ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो वो ग्लास को तोड़ देगी, समझ रहे। तो ये कुछ ग्राफ थे हमारे, इसको आप देख सकते हैं मोमेंटम के। अब जो न्यूटन साहब थे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जब आप एक फिक्स फोर्स लगा रहे हो किसी दो बॉडी पे, एक बॉडी मान लो ये थी m और एक बॉडी ये थी हमारी m2, ठीक है, आप इन दोनों पे F और F फोर्स लगा रहे हो। ये ऑब्जर्व किया उन्होंने बच्चों, तो जैसे ही दोनों फोर्स लगा रहे हैं और सेम टाइम मान लो कुछ 2 सेकेंड 2 सेकेंड या कोई t सेकेंड के लिए लगाया, तो उन्होंने क्या देखा, इसमें से मान लो m1 जो छोटा है m2 से, तो ये जो लाइटर बॉडी है उन्होंने ये देखा कि जो लाइटर बॉडी है इसका मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है, इसका जो मोमेंटम है p है p1, उन्होंने ये देखा कि जैसे ही आप इस पे सेम फोर्स लगा रहे हो सेम टाइम के लिए, तो जो लाइटर बॉडी है जो हमारा मास m1 है वो हमें क्या कर रहा है, उसके पास हमारी स्पीड ज़्यादा है। आप खुद ही देख लीजिए, लाइटर बॉडी को आप ज़्यादा जल्दी फेंक सकते हैं या हैवियर, तो जैसे ही इसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू v2, तो इसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो रहा है। ये बात समझ गया, ऑब्वियस बात है। लेकिन बच्चों
अगर चेंज इन मोमेंटम देखोगे, चाहे इस बॉडी में चाहे इस बॉडी में, वो सेम होता है दोनों के लिए। इसका मतलब ये है अगर सेम फोर्स लगा है सेम टाइम के लिए तो उसमें चेंज इन मोमेंटम डिफरेंट डिफरेंट मास में भी सेम होता है। तो यहीं से उनके दिमाग ठनका और उन्होंने एक लॉ बता दिया, सेकेंड लॉ जो आप जानते हो, सेकेंड लॉ, उन्होंने ये कह दिया कि जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। वैसे तो प्रोपोर्शनल होता है और k1 हो जाता है किसी तरीके से, लेकिन आप ये समझिए। अब जो ये है, अगर ये चेंज बहुत छोटा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और p की वैल्यू बच्चों क्या होती है? p की वैल्यू होती है mv, और m यहाँ पे कांस्टेंट है, m वेरिएबल नहीं है। m वेरिएबल भी होता है रॉकेट प्रपल्सन वाले केस में, हमारा m यहाँ पे कांस्टेंट है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कांस्टेंट क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए अगर आप यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे तो आपका चेन रूल लग सकता है डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर मास कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ जाते हैं, तो dv/dt। तो ये जो आपका बनेगा ये dv/dt होता है ma। तो हमारा जो सेकेंड लॉ है बच्चों, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है F = ma। समझ रहे हैं? सेम बॉडी थी, सब चीज़ सेम थी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमारा ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब जो पहला वाला फोर्स था, उस पहला वाला लॉ था, उसने डिफाइन किया फोर्स को, और जो दूसरा वाला लॉ है बच्चों, ये डिफाइन करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को। आप इस लॉ से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा फोर्स के बारे में बात करते हैं। अब जो बच्चों फोर्स है, आपने देखा फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? F = ma। अच्छा, सेकंड लॉ अगर आपसे कोई पूछेगा क्या डिफाइन करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या है? F = ma है, आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट होती है, SI यूनिट जो होगी बच्चों इसकी कई बार पूछी जाती है, वो होती है न्यूटन, ठीक है। और 1 न्यूटन किसके बराबर होते हैं? देखो F = ma होता है ना, आप इसकी वैल्यू रखो kg और इसकी हो जाएगी मीटर सेकेंड -2, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। अगर आप CGS यूनिट की बात करेंगे तो इसकी जो CGS यूनिट होती है वो होती है चुड़ैल, डाइन, ठीक है, वैसी है भी। और 1 न्यूटन को आपने डाइन में कई बार बदला होगा, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। अब इसकी जो यूनिट है, ये यूनिट ऑफ, कभी कभी इसकी हम यूनिट अगर केजी में नापते हैं, कहीं कहीं पर आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट, ये जो यूनिट है बच्चों ये एब्सोल्यूट यूनिट है। अगर आप इसी को मतलब एब्सोल्यूट यूनिट का कहानी क्या है कि जो आपका मास है वो ग्राम में नापा, सॉरी, मास जो है आपका वो ग्राम में नापा जाएगा, ठीक है, यहाँ केजी में और यहाँ पे ग्राम में। लेकिन जो एब्सोल्यूट यूनिट है बच्चों उसमें हम किलो वेट में चीज़ों को नापते हैं। तो एब्सोल्यूट यूनिट में जैसे 1 केजी वेट लिखा है, मतलब ये एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो नहीं, एब्सोल्यूट तो ऊपर वाला है, सॉरी, ये हमारा ग्रेविटेशनल है। ये हमारा पहली जो थी, ये 2 हमारे एब्सोल्यूट हैं, एब्सोल्यूट यूनिट, और ये हमारी ग्रेविटेशनल यूनिट है। इसमें हम सबको जी के टर्म में नापेंगे, ठीक है। इस टाइप की यूनिट में हम जी के टर्म में नापेंगे। तो जो SI होगी इस केस में, जैसे 1 kg वेट, तो इसका मतलब क्या है 9.8 न्यूटन, जो भी आएगा उसको 9.8 से इंटू करना है। और वैसे ही अगर इसमें आप CGS के टर्म में लिखेंगे तो 1 ग्राम वेट, और 1 ग्राम वेट में आपको 980 डाइन से इंटू करना है, ठीक है। ये 2 यूनिट है। और मैं आपसे कह रहा था न्यूटन और डाइन में रिलेशन, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में निकाला होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे जो ग्रेविटेशनल यूनिट है ना बच्चों, उसमें जी वो क्या होती है? जी टाइम एब्सोल्यूट यूनिट, जो भी एब्सोल्यूट है उसको जी टाइम कर देना है, ठीक है। जो आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट है उसको आप जी टाइम एब्सोल्यूट कर देंगे तो निकल जाएगा, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
नापने के अलग अलग तरीके हैं। अब आप देखेंगे ये जो हमारा लॉज ऑफ मोशन है, अगर आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, जैसे F इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू dp/dt है। अगर मोमेंटम दिया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे अगर, तो dp/x/dt हो जाएगा। p के 3 कंपोनेंट होंगे। वैसे ही y में देखेंगे तो dpy/dt हो जाएगा। वैसे ही अगर z में देखेंगे तो dpz/dt हो जाएगा। और F इक्वल टू ma दिया है, ये तो आपका नॉर्मली कहीं भी लग जाएगा जहाँ पर आपको दिया होगा। अब कहीं कहीं पर आपको मगर बताऊँ, जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ को हम कहते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंड लॉ क्या है, ठीक है, तो सेकेंड लॉ बच्चों पहला तो ये है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा जो है इसमें वो ये है कि ये रियल लॉ ऑफ मोशन है। इसको रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्यों? रियल लॉ ऑफ मोशन बच्चों इसको इसलिए कहते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन, इससे हम फर्स्ट लॉ भी निकाल देते हैं, सेकंड भी निकाल देते हैं। जैसे अगर F 0 होता है, सपोज आपका F 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, A भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रही है और वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, यूनिफॉर्म मोशन में वो रहेगी। क्योंकि A जब 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, V कांस्टेंट होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है A इक्वल टू dv/dt, तो जब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन देखोगे तो वो 0 आएगा। कब? जब V कांस्टेंट होगा। तो पहला लॉ क्या था कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म में ही मूव करेगी। तो अगर F 0 हो जाता है तो A 0 हो गया, A 0 हो गया तो तब F 0, तो मतलब V कांस्टेंट। तो इसका मतलब है ये पहला लॉ बन गया। और वहीं अगर आप दूसरा लॉ देखें, इसमें ये हमारा जो दूसरा लॉ है, इससे हम थर्ड लॉ भी निकाल सकते हैं। किसी फोर्स का दूसरे, किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे पे और दूसरे का पहले पे, जो फोर्स होगा वो इक्वल अपोजिट होता है, ठीक है, वो थर्ड लॉ में देखेंगे। तो इससे हम तीसरा लॉ भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन। कभी कभी हम बच्चों इसको लोकल रिलेशन भी कह देते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड लॉ है, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पार्टिकल पे ही लगता है। ये हमारे पॉइंट पार्टिकल पे लगता है, या आप बोल सकते हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी लॉ से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट आते हैं। जैसे पहला, फोर्स के बारे में, क्योंकि इसने फोर्स को डिफाइन करा, तो आप बोल सकते हैं फोर्स इक्वल टू होता है हमारा ma। अब बच्चों पहला जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है वो ये है, मैंने अभी तुमसे कहा कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ से सोच रहे होंगे कि फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन या एक्सलेशन के डायरेक्शन में होगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपका जो फोर्स है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है, इज़ नॉट ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। जहाँ पर डायरेक्शन हो रहा है ज़रूरी नहीं है वहाँ पर उसके उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स मिले। तो सिंपल सी बात है, फोर्स इज़ नॉट ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहाँ हो सकता है फोर्स? इट मे बी along ऑफ वी, वी के along, अपोजिट ऑफ वी, अपोजिट ऑफ भी हो सकता है, और नॉर्मल टू वी, कहीं पर भी हो सकता है फोर्स, पहली बात। या कोई एंगल भी बना सकता है। दूसरी बात, जितने भी फोर्स हैं बच्चों, फॉर एवरी मोशन, कोई भी मोशन है वहाँ पे जितने भी फोर्स हैं, फॉर एवरी मोशन फोर्स इज पैरेलल टू ए, वो एक्सेलरेशन के पैरेलल होगा, ठीक है। आगे चलें। आप सोचते होंगे कि फोर्स देना जरूरी है हर बॉडी को मोशन के लिए, लेकिन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी पे फोर्स जीरो है, अगर कोई बॉडी पे फोर्स जीरो है, इसका मतलब है ma जीरो करा तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब है v जीरो होगा। ये जरूरी नहीं है, v होगा हमारा कांस्टेंट यूनिफॉर्म।
तो आप ये भी बोल सकते हो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी विद यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी। अच्छा, सेकेंड लॉ को आपने ऐसे कर ही दिया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलस में मोमेंटम दे दें तो आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर कभी वेलोसिटी जीरो हो जाती है बच्चों किसी भी इंस्टेंट पे, तो इसका मतलब है मोमेंटम जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फोर्स और एक्सलेशन उस पर जीरो है। फोर्स या एक्सलेशन में से कोई जीरो है। इसका मतलब ये है जब कोई पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो रही है, इसका मतलब है उसका मोमेंटम वहाँ पर रेस्ट पे हो। फोर्स और एक्सलेशन जीरो नहीं होगा। इसका एग्जांपल बताऊं, जब आप किसी बॉल को ऊपर को फेंकते हो फ्री फॉल वाले केस में, तो एट अ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन फोर्स भी रहता है। ठीक है, अगर आप किसी बॉल को मैक्सिमम हाइट पे फेंक देते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है, लेकिन इस पे एक फोर्स लगता है नीचे को mg। तो जब v जीरो है तो ये नहीं है कि एफ भी जीरो हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं होगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, जी आपने पढ़ाई है। तो आप ये बोल सकते हो इफ v जीरो एट एन इंस्टेंट दैट मीन्स बॉडी एट रेस्ट, but it does not mean that force of accelerations are necessary zero। समझ रहे हैं, या acceleration is necessary to zero। तो ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी जीरो हो गई लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, समझ रहे हैं, और फोर्स जीरो नहीं होगा। हम क्या सोचते हैं, अब मैं आपकी बात बताता हूँ। आप कहते हैं कि भाई dy/dt mv, हम मैथमेटिकल सोचते हैं, अगर v ही जीरो हो जाएगा ये सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ये कंसेप्चुअल बातें थी, तो ये मैंने आपको बता दी। इफ़ v इज जीरो दैट मीन्स a इक्वल टू g। एक केस हमारे पास ऐसा है जहाँ पर फोर्स और एक्सलेशन जीरो नहीं होते हैं। नोट कर लेना बच्चों इनको, स्क्रीनशॉट अगर आप लोगे तो आप अपने कंपटीशन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट थ्योरी में। तीन चीज़ें हैं आपकी स्क्रीन पे, इम्पल्स ऑफ फोर्स या इम्पल्सिव फोर्स भी बोल सकते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो बच्चों इम्पल्स क्या होता है, देखिए जब लार्ज फोर्स एक्ट हो जाएंगे बहुत ही छोटे शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, किस काम के लिए, टू प्रोड्यूस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, तो इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। बहुत सारे फोर्स एक छोटे टाइम के लिए एक्ट होंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, छोटा सा मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, एक फाइनाइट मोमेंटम क्रिएट करने के लिए, ये इम्पल्सिव फोर्स है। जैसे एग्जांपल बताएं, क्रिकेटर ने एक बॉल मारी, ठीक है, तो जैसे क्रिकेटर उसको बॉल मारता है, वहाँ से एक बॉलर ने बॉल फेंकी अपनी स्पीड से, यहाँ से क्रिकेटर ने उसको बैट से मारा, तो जो फोर्स लग रहा है बैट और बॉल के बीच में बहुत लार्ज फोर्स लग रहा है, बहुत तेज़ी से मारना पड़ता है, तो शॉर्ट टाइम के लिए आपने उसको एक फाइनाइट मोमेंटम दे दिया और बॉल स्टेडियम से बाहर हो गई। और भी एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे कोई पर्सन किसी हाइट पे फेंका है, किसी हाइट पे खड़ा है, तो जब वो गिरता है किसी मार्बल पे, अगर किसी सर्टेन हाइट से वो किसी मार्बल वाले फ्लोर पे गिरता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो इम्पल्सिव फोर्स है। तो आप ये बोल सकते हो ये इम्पल्सिव फोर्स जो बच्चों ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फोर्स है एक टाइप से, और ये हमेशा वेरी होता है कॉम्प्लिकेटेड वे में। इसको नापना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन में हम इसको बोल देते हैं, छोटे से टाइम ड्यूरेशन में फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन ये बोल देते हैं। और जब फोर्स किसी टाइम ड्यूरेशन पे लगता है, जब फोर्स किसी टाइम ड्यूरेशन पे लगता है तो इसको आप बोल सकते हो चेंज इन मोमेंटम। तो थर्ड चीज़ जो मैंने लिखी चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, जब कोई फोर्स छोटे टाइम के लिए लगेगा तो हम उसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। समझ रहे? अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से ये है, अगर मैं फोर्स और टाइम ग्राफ बनाऊं, फोर्स और टाइम ग्राफ बनाऊं,
वहाँ पर जो कर्व होगा उसका जो बच्चों एरिया होगा वो हमारा इम्पल्स होगा। फोर्स टाइम ग्राफ अगर मैं आपको दे दूँ, उसका जो एरिया होगा वो इम्पल्स हो गया। ये कौन सा फोर्स है? जब हमारा कांस्टेंट फोर्स लगे। अब सपोज कांस्टेंट फोर्स ना लगे, कोई वेरिएबल लग जाए, तो वेरिएबल में आप क्या करेंगे, जो भी टाइम है t1 से t2 f dt, तो वेरिएबल फोर्स की कहानी ये रही, वेरिएबल फोर्स। तो आप बोल सकते हो एरिया अंडर और कर्व एफ एन टी इज कॉल्ड इम्पल्स। और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। ठीक है, ये सब किसके बराबर होंगे? इम्पल्स के। और इम्पल्स का जो मेन फॉर्मूला है वह है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, आगे इसमें आप चलेंगे, वैसे तो बहुत सारे हम अभी इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। इम्पल्स में आप जो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बच्चों, वो क्या है, जैसे क्रिकेट प्लेयर अपने बॉल जब वो करता है, कैच करता है, तो अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाता है उसका मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए। जैसे कोई बंदा किसी सर्टेन हाइट से नीचे गिरता है, तो अगर मिट्टी में गिर रहा है और किसी कंक्रीट वाले पत्थर में गिर रहा है, तो आप देखेंगे कंक्रीट वाले पत्थर में उसको ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसमें मोमेंटम ज़्यादा मिल जाता है। ऑटोमोबाइल देखेंगे आप, सॉकर प्रोवाइड करते हैं, तो सॉकर जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे गाड़ी किसी खड्डे में गई तो जो मोमेंटम हो शिफ्ट कर देता है, जो जर्क है आपका, उस जर्क से हम जो सॉकर है वो फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं इसमें। और एक क्वेश्चन भी है, आप इम्पल्स से रिलेटेड वो कर सकते हैं। तो आपको अगर चेंज इन मोमेंटम निकल गया तो आप इम्पल्स से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। में है क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है ए से वो चला, पी उसका मोमेंटम था, यहाँ पे टकराया और सेम मोमेंटम से वो वापस चली गया। तो आपसे इम्पल्स कैलकुलेट करना है, आपको इम्पल्स कैलकुलेट करना है। तो कल भी मैंने आपको करवाए थे डायरेक्शन और कंपोनेंट ब्रेक करने वाले। तो यहाँ मोमेंटम है, तो थीटा वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, पहले वाला पी कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ठीक है, इस वाले को ब्रेक करोगे, अगेन पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में आता है व्हाट इज़ द इम्पल्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बच्चों कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर इम्पल्स निकालना है, तो मैंने आपको अभी बताया था इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं दी है, टाइम नहीं दिया है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम में देखिए आप, इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम है, दोनों माइनस डायरेक्शन में है, तो आप क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे, तो इस साइड में है, तो पी कॉस थीटा मतलब कॉस 45। ठीक है, और सेकंड वाला को देखें, अगर वो हो गया पी कॉस 45, मतलब दोनों मोमेंटम का आप अगर माइनस नहीं भी लेते हैं ना, तो दोनों को ऐड, दोनों नेगेटिव में है, तो मैंने ये दोनों माइनस माइनस ले लिए। ठीक है, तो वैसे आप टोटल करें तो हो जाएगा 2p कॉस 45। ठीक है, या प्लस ही कर लें दोनों को, 2p कॉस 45, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, माइनस एक्स एक्सिस। अब आप वैल्यू रख सकते हैं, 2p की वैल्यू आप बताइए कितना रखेंगे, p की वैल्यू हो जाएगी आपकी, p है अभी दी नहीं है, तो 1/√2। तो इसको सॉल्व कर दें तो आपका चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा तो चेंज इन इम्पल्स आ जाएगा। अब जो अगला है हमारा वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो सभी को आता है कि बच्चों नेचर में जितने भी फोर्स हैं आपके, वो हमेशा पेयर में होते हैं। अगर आपका फोर्स एक ए किसी बॉडी बी पे लगा रहा है, तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बी ए पे भी लगाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि एवरी एक्शन हैज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो इसको देखते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट है। अब इसमें आप देखें, अगर ये कोई बॉडी ए है और ये कोई एक बॉडी बी है, तो इस ए बी पे जो फोर्स लगा रहा है, मान लो एफ ए जो बी पे लगा रहा है बी ए है, और वही बी ए पे भी लगाएगा एफ ए बी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है
एफ ए बी जो होगा वो माइनस ऑफ एफ बी ए होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन माइनस जो आएगा वो डायरेक्शन की वजह से आएगा। तो आप इससे ये कह सकते हैं, इससे जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं कि द फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो जो फोर्स हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं, पहली बात। दूसरा आप ये बोल सकते हो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल होगा हर किसी फोर्स पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होगा हर किसी फोर्स पे आपका, चाहे वो मैकेनिकल हो, ग्रेविटेशनल हो, कोई भी फोर्स हो, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता, हर किसी पे होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्शन रिएक्शन पेयर बनते हैं, जो दो पेयर बन रहे हैं बच्चों, एक एक्शन होगा एक रिएक्शन होगा, वो ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडीज पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो थर्ड आप ये भी बोल सकते हो कि जो एक्शन रिएक्शन है वो अभी कभी कैंसिल नहीं होते। एक्शन रिएक्शन पेयर कैन नॉट कैंसल टू ईच अदर। ठीक है, वो कभी ऐसे कैंसिल नहीं होंगे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे लेकिन कैंसिल ऐसे नहीं होंगे क्योंकि वो डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो नो एक्शन कैन अकर इन अब्सेंस ऑफ रिएक्शन। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो थर्ड लॉ के आप एग्जांपल देखेंगे, बुक ऑफ जो टेबल पे हमारी बुक है वो रेस्ट में ही रहती है जब तक आप फोर्स नहीं लगाते हो, तो वो जो है हमारा उसका एग्जांपल है। और आप देख सकते हैं जब हम चलते हैं तो हम ग्राउंड की तरफ प्रेस करते हैं, वो एक्शन है। और हमारा जो फीट है वो स्लाइटली आगे को बढ़ता है, स्लेंटली आप देखेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारा रिएक्शन है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे एक्शन रिएक्शन के हुए हैं। तो जो हमारा थर्ड लॉ है ये भी हमारे सेकंड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड लॉ है इसलिए हम उसको रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों एक टॉपिक बचता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत सरल है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अगर कोई बॉडी है आपके पास, बहुत सारे बॉडी हैं, उनमें जो टोटल मोमेंटम होगा, या आप बोल सकते हो किसी भी आइसोलेटेड मोमेंटम सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कितना होगा, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कब, जब उसमें फोर्स क्या हो, जीरो हो। आप इससे भी कंक्लूड कर सकते हैं एफ अगर जीरो होगा तो एफ इक्वल टू होता है डी पी बाई डी टी, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है पी को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके कि अगर आपका फोर्स नहीं लग रहा है किसी भी सिस्टम पे तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। या आप ये बोल सकते हो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इससे हम ये देख सकते हैं अगर किसी दो पार्टिकल है मान लो, इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, मान लो एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम p1 है, दूसरे का p2 है, ये दोनों आपस में टकराए, कोलिजन हुआ, इसका मोमेंटम p3 हो गया और इसका p4 हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है बच्चों कोलिजन से पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद मोमेंटम हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आप समझ गए होंगे। एक जैसे इसके प्रिंसिपल मैं आपको बताऊं कि इस कहाँ कहाँ पे लगता है, जो रिकॉइलिंग ऑफ गन है, अगर हम रिकॉइलिंग ऑफ गन का एग्जांपल लें उसको देखते हैं। जैसे हम रिकॉइलिंग ऑफ गन का वो लेंगे एग्जांपल, आप देखेंगे मान लीजिए मेरी जो गन है, अब मेरे को गन बनानी आती नहीं है, फिलहाल मैं बना देता हूँ। ये मेरी गन है, यहाँ पर ट्रिगर है जिससे आप गोली मार सकते हो। मान लीजिए इस गन का जो मास है वो m है। ठीक, और इसमें जो बुलेट है, मान लो एक बुलेट ही रखी है मैंने, इसका मास m1 है। ठीक है, जब हमने ये ट्रिगर नहीं दबाया था तो कोई फोर्स नहीं था,
एफ जो था हमारा वो 0 था, एफ नेट कर लेते हैं बिफोर फायरिंग। जब हमने फायरिंग नहीं की थी तो हमने कोई ट्रिगर नहीं दबाया था, मतलब हमारी बुलेट रेस्ट पे है। आप ये कह सकते हैं जो बिफोर फायरिंग है, एफ नेट अगर आप नहीं भी करें 0, हटा दें इसको, आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक गन है जिसका मास m है, जिसका बुलेट का मास m1 है। बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले हमारी गन भी रेस्ट पे थी और जो उसके अंदर बुलेट भरी है वो भी रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने ट्रिगर दबाएगा तो आफ्टर फायरिंग जो है आपकी गन निकलेगी यहाँ से बाहर। तो जैसे ही बच्चों ये बाहर निकलेगी आफ्टर फायरिंग की, ये मूव करने लग जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपने दबाया ये मूव करने लग गई। तो मान लो बुलेट जो है वो मूव करने लग गई v1 स्पीड से, ठीक है। अब आप देखेंगे इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो इसका जो पहला वाला मोमेंटम, कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, बस हमने मोशन बनाया उसको। तो जो पहले का मोमेंटम है, अब पहले का मोमेंटम कैसे, दोनों रेस्ट पे हैं बच्चों, रेस्ट पे होंगे तो स्पीड 0 होगी। तो बुलेट का मास ना गन का मास इंटू 0 प्लस m1 इंटू 0 इक्वल टू, अब जो हमारी बुलेट है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो बुलेट है मान लो वो v स्पीड से निकल गई बाहर, और जो आपका ये बुलेट है ये थोड़ा सा स्पीड पीछे से मूव करेगी, मजल स्पीड जो होगी इसकी पीछे को होगी। तो हमारी ये एम वी है और मान लो एम v1 है जब हमने फायर करा, तो ये तो हमारा 0 हो गया। तो हम यहाँ पर जब ये कंजर्वेशन लगाएंगे, अच्छा मास अलग अलग हैं, इसको m और m1 था ये, तो m1 v1, तो आप यहाँ से आराम से इसको निकाल सकते हैं, v1 इक्वल टू माइनस mv ओवर m1। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो मजल स्पीड है वो पीछे को होगी। मैंने पीछे को क्यों करी, क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना मास, तो वेलोसिटी और इसमें देखोगे आप ये पीछे को आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी मजल की स्पीड है वो पीछे को आ गई, गन बुलेट हमारी आगे को चली गई, ये नेगेटिव ये शो कर रहा है। तो यहाँ से आप कोई भी आपको न्यूमेरिकल दिया है निकाल सकते हैं। ये कब लगेगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं, आप अगर इसीलिए आप देखते होंगे जो आतंकवादी होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी गनें होती हैं, तो वो बहुत टाइटली अपने शोल्डर पे उसको फिक्स करते हैं। कोई दूध दूध पीते हुए बच्चे को अगर गन दोगे तो शायद वो अपना हाथ भी तोड़ सकता है, जो पीछे मजल वाली स्पीड होगी उसकी, उससे उसको नुकसान हो सकता है, उसको टाइटली पकड़ना पड़ता है। और जो बड़ी गन है उसको अपने शोल्डर पे टिकाना पड़ता है, ठीक है। और जैसे आप देखेंगे, आप जैसे जंप करते हैं किसी बोट में, बोटिंग करने गए होंगे, तो आपकी जो बोट है वो स्लाइटली अवे हो जाती है आपके पाँव से, आपके जूते से, तो ये भी आपकी यही है मोमेंटम उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक हम और देखते हैं, इसमें एक रॉकेट और जेट प्लेन है जो बच्चों, वो भी हमारे इसी पे डिपेंड करते हैं, रॉकेट एंड जेट प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है। एक हम क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है आपका, फिर देखते हैं आगे। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे है, और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 5.17 है, न्यूक्लियस हमारा रेस्ट पे है इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां आप देख रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो दैट इट डिसइंटीग्रेट इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, द प्रोडक्ट, ये टूटा, ये डीके हुआ 2 में, मान लो हम 2 ऐसे ले लेते हैं, एक ए हुआ और एक बी हुआ। तो आपसे कह रहा है कि सो दैट ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। आप कैसे करेंगे, देखो देखो ये रेस्ट में है, मान लो ये स्पीड v1 है, ये v2 है, तो आप इसमें अप्लाइंग कंजर्वेशन लगाएंगे तो बिफोर डीके ये 0 हो जाएगा। और अगर इसका मास m1 है, इसका m2 है, तो आप देख सकते हैं कि बिफोर मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम के बराबर होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m2 v2, तो इसका मतलब है v2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस mv1 ओवर m2। तो जो वेलोसिटी है ये इसके अपोजिट है, तो ये b यहाँ ना होके इस साइड को होगा,
समझ रहे हैं? तो कभी भी अगर एग्ज़ाम में आए पूछा जा सकता है कि डीके होने में उनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। दोनों कहाँ होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये है कि अगर m1 m2 तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं ना, m1 m2 तो स्केलर क्वांटिटी है, तो v1 और v2 को ही अपोजिट होना पड़ेगा। तो जब भी कोई चीज़ रेस्ट पे है और डीके हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया वो हमारे दो जो प्रोडक्ट दे रही है, जो भी प्रोडक्ट दो दे रही है वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये जो सारे टॉपिक थे बच्चों ये हमारे थ्योरी वाले थे, तो मैंने एक ही में ख़त्म कर दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आप मुझे एक क्वेश्चन बताओगे सबसे पहले कि इम्पल्स की जो डायमेंशन है, इम्पल्स की जो डायमेंशन है, ठीक है, वो कौन क्या है पहली बार, और दूसरी बात ऐसी दो क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन, एक तो इम्पल्स की डायमेंशन और उस क्वांटिटी की डायमेंशन दोनों की सेम है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसी क्वांटिटी कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा जिसकी डायमेंशन इम्पल्स के बराबर है। ठीक है, और सारे आप लॉज ऑफ मोशन अपनी बुक में लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।